बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, हम सब जानते हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुअली हमने देखा कि वक्त के साथ इस पे काफ़ी डिक्लाइन आया, और हमने जो बेटरमेंट की बात करते हैं, कोशिश करते हैं, वो हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली नीचे से नीचे तर जाती जा रही है। हमारे इस चैनल से और इस प्लेटफॉर्म से भी हमारी कोशिश है कि इस काविश को ज़रूर मद्देनज़र में रखें, और इस पे हम ज़रूर आवाज़ भी उठा रहे हैं कि किसी तरह हॉकी का रिवाइवल हो। और तमाम हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने शो में ऐसे लेजेंड्स को लेके आएँ, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि क्या फ़ैक्टर है। इसी की सिलसिले की आज का शो भी एक कड़ी है। आज का शो बहुत स्पेशल है जी। अगर गेस्ट के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के ये ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 94 के वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की भी जो अवार्ड था अपने नाम किया। विक्ट्रीज़ के अंदर बात करें तो 28 इंटरनेशनल मेडल इनके पास है, शायद ही किसी और प्लेयर के पास इतने ज़्यादा मेडल्स होंगे। उसके अलावा ब्रॉन्ज़ की बात करें ओलंपिक्स के अंदर, और बेतहाशा चैंपियन ट्रॉफ़ी की तो एक बहुत लंबी लिस्ट है। हॉकी फैमिली से तल्लक है, पाकिस्तानी टीम के मैनेजर भी रहे, पाकिस्तानी टीम के कोच भी रहे, द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार ख्वाजा जुनैद। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे इससे बात करने के लिहाज से, और मेरा ख्याल है हॉकी के लिहाज से आपसे ज़्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट बंदा कोई नहीं है बात करने के लिहाज से। वो हम जब बात करेंगे तो सबके सामने आएगी क्या फैक्टर्स हैं कि आपसे बात करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके हवाले से, क्योंकि आप लाखों लाखों करोड़ों जाने वालों के लिए रोल मॉडल भी हैं, जो बच्चे आपको फॉलो करते हैं, थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ के बताइए। हॉकी फैमिली से आपका ताल्लुक है, आपके फादर माशाल्लाह ओलंपियन हैं। थोड़ा सा उस हवाले से अगर आप शेयर करना चाहें, किस तरह स्टार्ट किया आपने इरफान, जर्नी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो तारुफ कराया। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये अल्लाह नहीं, की देन माशाल्लाह होती है। आपने और मैं समझता हूँ कि मैं खुशकिस्मत इसलिए हूँ कि मेरी उस घराने में आँख खुली जिसका ताल्लुक एक स्पोर्ट्स से था और मज़हब से ताल्लुक था, कि रिलीजियसली वो स्पोर्ट्स को भी रिलीजियसली लेते थे। हमें यही बताया गया कि ग्राउंड जो है वो एक मस्जिद की तरह इबादत गाह है, इसमें जब भी जाओ वज़ू करके जाएं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 बहन भाई हैं, 6 के 6 हम पाकिस्तान से हॉकी खेले। माशाल्लाह। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब 52 हेल्थ सिंध की ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, मैंने 92 बार्सिलोना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। तो हमारी जो फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह 52 से ऑनवर्ड आज तक हम हॉकी ग्राउंड के ग्रास रूट लेवल से आउट नहीं हुए। मेरे वालिद साहब फर्स्ट पाकिस्तानी थे जिन्होंने पाकिस्तान में हॉकी एकेडमी का कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया। ही वॉज द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान। और आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 से 300 बच्चे मेरे पास एकेडमी में हैं। माशाल्लाह। तो हम चाहे जहाँ भी टॉप लेवल पे आए रहे नहीं रहे, लेकिन हमने कभी ग्रास रूट को नहीं छोड़ा। तो लास्ट 70 ईयर्स से हम इस मुल्क की हॉकी के ग्रास रूट को सर्व कर रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से बेलॉस कर रहे हैं। हमने कभी उसके ऊपर पैसे को आड़े नहीं आने दिया। हम खुद जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर उसको लेके चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मती थी। फिर मेरी जो फैमिली है उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने हमें 2 टारगेट्स दिए कि जैसे आप मुसलमान हैं, आपने अपने वो अहकामात, वो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपने अल्लाह और नबी और कुरान को कैसे लेके चलना है। एंड देन उन्होंने कहा ये स्पोर्ट्स में हमारी फैमिली का नाम है, इसको भी हमने आगे लेके जाना है। मेरे वालिद साहब ओलंपियन थे, मेडल नहीं था। तो मुझे कहते थे यार वर्ल्ड कप ओलंपिक का जब तुम मेडल जीतोगे ना तो फिर मैं कहूँगा कि तुमने कुछ किया है। मैं पाकिस्तान टीम में आया तो मैं गले मिला, बड़ा खुश है अपने वालिद साहब। वो खुश नहीं थे। मैं कहा जी आप खुश नहीं है। कहते बेटा मेडल, वर्ल्ड कप ओलंपिक, हाँ वर्ल्ड कप ओलंपिक का मेडल, उस दिन मैं तुम्हारा माथा चूमूंगा। क्या बात। तो ये टारगेट, जब वो मोटिवेशन घर से इस लेवल की हो, और आपका एम ये हो कि ओबियसली एक बच्चा जब टीम में नाम आता है, इससे बड़ी कोई प्राइड मूवमेंट नहीं उसके लिए होती, बट देखें फादर का गोल उससे बड़ा वो देख रहे थे। exactly. और वो कहते हैं ना ख्वाजा भाई कि इंसान सिर्फ एक फर्ज से अपने से ज़्यादा कामयाब होना देखना चाहता है, वो उसके औलाद है, उसका बेटा खास तौर पे, कि वो उससे अलावा आपकी सक्सेस पे शायद कोई खुश नहीं होता जितना बाप होता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो माशाल्लाह जिस तरह मैंने बात की 28 मेडल इंटरनेशनल आपके क्रेडिट पे हैं, तमाम शायद टाइटल, तमाम अवार्ड्स जो हो सकते हैं वो आपके नाम पे आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। तो ये तमाम अपने जब जर्नी को आप देखते हैं तो कैसा फील करते हैं? यार इरफान, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पहली चीज़, ठीक है, ऐसे उससे भी आगे चल जाए तो अल्लाह के महबूब की उम्मत ही, ये इससे बड़ी प्राइड कोई नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान में पैदा होना, इससे बड़ी प्राइड कोई नहीं है। फिर लाहौर में रहना, इससे बड़ी प्राइड। देन मैं समझता हूँ मेरे मेडलों की बारी आती है। आप यकीन करें कि अभी हम इतना जोर लगाते हैं, मैंने भी दिन रात कोशिश किया, एज ए कोच ज्वाइन किया कि हम मेडल जीते हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क को फिर इज़्ज़त दे। हमारे अभी हम बहुत दूर जा चुके हैं। मेडल के लिए हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इंटरनेशनली। तो यार इससे बड़ी क्या प्राइड होनी है कि जब आप जाते हैं, हमारे हमसाए मुल्क में हमने एशिया कप जीता, 1 लाख का क्राउड बैठा हुआ है,
और वहाँ पे पाकिस्तान का परचम बुलंद हो रहा जी। हो और वहाँ कौमी तराना बज रहा हो, क्या बात। पूरी दुनिया मिलकर नहीं बजा सकती, लेकिन स्पोर्ट्स। अभी मैं शो से पहले आपसे बात कर रहा था कि जब आप लोगों की विक्ट्रीज थी, जब आप सारे लेजेंड आपका ग्रुप खेलता था, और ख़ास तौर पे जो एक कमेंट्री साथ चलती थी, वो एक खूबसूरत मोमेंट जो एक इंसान के वो कहते हैं ना गूज़बम्प रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खड़े होना, और वो एक खूबसूरत मोमेंट थी। वो शायद अभी भी हम कभी हाईलाइट देखें पुराने मैचेस की तो आपको उसी तरह वो रिकॉल करते हैं, तमाम मेमोरीज को उसी तरह एलिवेट फील करते हैं। अच्छा ख्वाजा भाई, अभी मसाइल के ऊपर तो एक लंबी आज हम कोशिश करेंगे आपसे सारा उस हवाले से बात करें। थोड़ा सा ये बताइए कि एक आप लोगों का जब ग्रुप था जिसने इतनी ज़्यादा विक्ट्री हासिल की, जिसमें आप, शहबाज सीनियर, ताहिर ज़मान, आसिफ बाजवा, जब ये लोग गए तो उसके बाद क्या ऐसी बेसिक मिस्टेक आपको नज़र आती हैं कि क्या लड़के पूल ही एकदम डेडलॉक आ गया, वो आने ब्लॉकेज होगी लड़कों की, या इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, या वो लोग ऐसे नहीं थे जो, या हॉकी का स्किल लेवल ही इंटायरली डिफरेंट हो गया कि आप लोग ये बच्चे उसको कोप अप नहीं कर पाए? इरफान, इसमें दो चीज़ें, मैं पाकिस्तान से पहले मैं बाहर की बात करता हूँ कि हम लोग जीत रहे थे और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था वो जीतने की प्लानिंग कर रहा था। दे वर डूइंग द प्रिपरेशन हाउ टू विन। जी, ठीक है, हम जीतने के लिए जाते थे, ठीक है, वो प्रिपेयर कर रहे थे, नंबर एक। नंबर टू, हमारे यहाँ क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होती, बना बनाया प्लेयर आता था, उसको टीम में ले लिया जाता था, ठीक है। कोई ऐसा, मैं कहता हूँ कि मैं बड़े आपको वसूख से कहता हूँ कि शहबाज सीनियर को किसी ने बनाया नहीं है, वो अपनी क्लब से निकला, अपने इलाके से निकला और पाकिस्तान टीम में आ गया, अच्छा खेला आ गया, ठीक है। इसी तरह कोई हमारे पास ऐसी अकेडमी नहीं होती थी नेशनल लेवल पे जहाँ से टैलेंट को आइडेंटिफाई करके तो ग्रूम किया जाता जी। अच्छा, ये लम्हा फिक्रिया था। जब हम जीत रहे थे तो जीत के नशे में फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर सके, बाकी दुनिया कर रही थी। अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जेलसी का एलिमेंट हमेशा से रहा है कि प्लेयर को जल्दी रिटायर कर देना, अगर प्लेयर को आप निकाल रहे हैं तो आप बस आगे क्या है। तो इसी तरह जो हमारा ग्रुप था वो भी अर्ली रिटायर हुआ हुआ है, ये प्रोलॉन्ग कर सकता था। देन इनके पीछे जो बच्चे आ रहे थे वो ग्रूम होकर टीम में आते तो शायद इतना बड़ा गैप, हाँ, थोड़ा सा उनको प्रिपेयर करते उनको मैचेस खिलाते, वो रेडी होते, फिर आके खेलते। वो एकदम से पूरी टीम को हटा देना और एकदम से नए बच्चों को ले आना, वो इस वक्त सर्वाइव नहीं कर सकता इंटरनेशनल। तो ये एक फ्लॉ था। फिर यूरोप ने स्पेशली हॉकी को इसमें आर्ट्स के साथ साइंस को कन्वर्ट कर दिया आर्ट्स में, कि उन्होंने पूरे प्लेयर का डाटा जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक। कि इसकी स्पीड कितनी है, इसके रिफ्लेक्सेस क्या कहते हैं, मतलब स्किल से पहले फिजिकल मॉडर्न तमाम चीज़ें एडवांसमेंट में डाल दी। ठीक है, उन्होंने टेक्नोलॉजी और साइंस को इन्वॉल्व करके थर्ड वर्ल्ड को आउट क्लास कर दिया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, हम लोग टेक्नोलॉजी को आज भी नहीं मानते, हम आज भी आर्ट्स के ऊपर ही हैं कि आर्टिस्ट जो है ना वो आके रख देगा, वो आएगा काटेगा 10 बंदों को गोल कर देगा। तो वी आर वेटिंग फॉर दी आर्टिस्ट कि जी आके तो जिता, ये नहीं होना। अब वो सारे ख्वाजा जुनैद या शहबाज सीनियर या ताहिर ज़मान तो नहीं होंगे ना सर। ये गुड लक होती कि एक वक्त में आपको इतने अच्छे प्लेयर मिल गए। वहाँ पर हमारे पास मैं वसीम फरोज क्लासिक प्लेयर था, फिर हमारे साथ कुछ ऐसा खालिद बशीर, मंसूर ज़मान आपका गोलकीपर, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, शाहिद अली खान, फिर इसी तरह मैं राना मुजाहिद था। तो हमारी एक मुकम्मल टीम बनी हुई थी। तो इस तरह का इकट्ठा ग्रुप भी मुश्किल से आता है। जैसे पुराने दौर में अगर देखें तो हनीफ खान, शनाज शेख और ये जो हसन दार, कलीमुल्लाह, समील, ये ग्रुप था, अख्तर सूल, मंजूर हसन, मुनव्वर ज़मान, ये ग्रुप था, ये भी इकट्ठा ही आया। तो इन्होंने भी पूरी दुनिया को आगे लगाया। फिर उसके बाद हमारा ग्रुप है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब ऐसा नहीं होगा कि ऐसे एकदम से आप कहें जितने प्लेयर इकट्ठे होकर आ जाए। अल्लाह चाहे तो हो सकता है, इंसानों के हाथ से नहीं होना। तो लिहाजा कि आज भी इस वक्त मैं बताऊँ इंडिविजुअली लोग लगे हुए हैं अपनी अकेडमीज़ में, लेकिन नेशनल लेवल में हमारी कोई अकेडमी नहीं है। ये अलमिया है। पाकिस्तान की नेशनल गेम क्या है? हॉकी। लेकिन इसके अंदर टैलेंट को आइडेंटिफाई करके लाना, उनको ग्रूम करना, उनके मुआशी मामलात को देखना, उनकी डेटाबेस बनाना और रिक्वायर्ड लेवल पे लेके जाना, ये नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम कैसे फाइट कर सकते हैं। भाई थोड़ा सा अगर बात करें आपके कैरियर के हवाले से, तो माशाल्लाह बड़ा स्पार्कलिंग किस्म का कैरियर है, बड़ा आउटस्टैंडिंग कैरियर आपका। उसको रिकॉल करते हैं तो सबसे बेस्ट, जिस तरह मेरा ख्याल है, तो जब जितने भी लेजेंड्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं, हॉकी लेजेंड वर्ल्ड कप की ही बात करते हैं आप लोगों के, जितना उसी को ही आप समझते हैं, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होना, इससे बड़ा क्या आज़ाद होगा। एक तो वर्ल्ड कप जीतना और उसके अलावा, और माशाल्लाह इस स्पोर्ट के अंदर हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन हैं, जो कि दुनिया में कोई टीम नहीं है। तो क्या आपको वर्ल्ड कप ही लगता है या इसके अलावा भी किसी को रिकॉल करते हैं आपकी वर्ल्ड कप से ज़्यादा ऊपर कोई विक्ट्री नहीं? इसमें एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जब हम 94 वर्ल्ड कप जीते सिडनी में, तो बहुत दुनिया थी। तो वहाँ पर आपको पता अनाउंसमेंट होती है वर्ल्ड 11 की।
तो अल्लाह पाक की रहमत से वर्ल्ड 11 में भी मेरा नाम था। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। तो मैं ये समझता हूँ शहबाज सीनियर था, मैं था, इस तरह मरहूम मंसूर थे। जी तो ये अल्लाह ताला की एक ख़ास करम नवाजी है कि आप एक डिफेंडर होते हुए इन एजाज़ात के साथ अल्लाह ताला आपको नवाजे। ये सिर्फ उसकी करम और नवाजी है। लाइमलाइट में नॉर्मली हमने ख्वाजा भाई देखा है कि वो सेंटर फॉरवर्ड होता है, टैकर जो होता गोलकीपर है, या गोल करने वाला हाँ होता है, वो ठीक है। प्रोमिनेंट होता है। लेकिन आपको मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब भी इसको देखता हूँ रिकॉल करता हूँ, को आपको वॉल का उन्होंने कमेंटेटर ने नाम दिया, क्योंकि तब तो ओबियसली उर्दू में कमेंट्री भी हम सुनते थे बट इंग्लिश में भी हम मैं सुनते थे, तो वॉल का नाम दिया गया कि ख्वाजा से बॉल पास करके जाना मंसूर तक बड़ा मुश्किल है, पीछे वो भी नहीं होने देता। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अचीवमेंट थी। मेरी गुड लक तो क्या थी, खुद जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो नई नई इनोवेशंस आ रही होती हैं। तो सिडनी फ्रेस्कन थे एक ऑस्ट्रेलियन राइटर, तो जब चैंपियंस ट्रॉफी 91 बर्लिन में, वहाँ पे भी मैं रेस में था बेस्ट प्लेयर की। अच्छा तो 3 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो उसने जब दूसरा अनाउंस हुआ तो फिर मेरे पास आया, उसने मुझे आगे कहा कि मैं तेरा सपोर्टर था, लेकिन जो भी हुआ कोई बात नहीं, बट कीप ऑन वर्किंग हार्ड। तो उसने ना एक आर्टिकल लिखा मेरे ऊपर। उसने लिखा कि जो उस दौर में हमारी एक रिवर्स स्लाइडिंग टैकल होता था, एंड उसने उसको मेरे साथ मंसूब किया कि ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ रिवर्स स्लाइडिंग टैकल। अच्छा ठीक है, उस दौर में बड़ी वैल्यू थी उसकी। जी जी जी। कि आपका राइट विंगर फास्ट होता था, बॉल फेंकता था तो आप डाइव करके गेंद उठा लेते थे। तो उसने फिर उसको कहा कि ये मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में आपको करते हुए देखा, तो इसलिए ये आप ही इसके इन्वेंटर हो। बिल्कुल तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि इस तरह के लोग पूरी दुनिया में मौजूद थे कि वो हर किसी की इज्जत करना जानते थे। तो यार ये नेशनल प्राइड था, जहाँ कहीं भी गए दिल के ऊपर हमारे पाकिस्तान का फ्लैग होता है, और हमारी एक ही ख्वाहिश होती थी कि वो सामने पे झंडा लगा, ये तराने के साथ बुलंद दो। हम घर से ये सोच के जाते थे। क्या बात। हमारी टीम बाजमात नमाज पढ़ती थी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत था, कहते ना एक दूसरे की कदर जी, जी, करें, जी। आपस में गिले शिकवे नहीं थे। शहबाज था, ये आके हमेशा से मुझे कहना यार तू मामद करा यार, मैं कहा तू कहते तू करा यार। क्या तो अल्लाह ताला ने ये भी शर्फ बख्शा कि 94 में सारी अल्लाह ताला ने यूनिटी और प्यार मोहब्बत से फिर आपको रिजल्ट तो नजर आने ही थे। थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक ऑब्वियसली ओलंपिक के अंदर भी जितना बड़ी होती है चीज़, उसमें ब्रॉन्ज लिया आपने 92 में, उसमें था कि यार बनता है गोल्ड भी, किसी तरह वो मिस हो गया। यार उसमें ना मैं बताऊँ अल्लाह ताला की तरफ से मंजूरी नहीं थी। हमारी टीम उस वक़्त जर्मन कोच ने, पॉल लेजिंग ने स्टेटमेंट दी कि अगर मैं पाकिस्तान को जीत गया तो विल बी द चैम्पियन। ठीक है, उसने कहा सब पाकिस्तान ये टीम, शहबाज भाई ने भी बात बताई हाँ, थी। उसने कहा पाकिस्तान टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मैच हमारा एक्स्ट्रा टाइम तक गया, हमारी टीम बहुत बेहतर खेली, जी बट वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि आप यकीन करें ऐसे ऐसे गोल मिस हुए हैं कि आज भी हम देखते हैं ना, एक गोल मिस हुआ हमारे प्लेयर से, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। जी तो नेक्स्ट डे हमारे कोच थे सलाउद्दीन साहब, वो नेक्स्ट डे ले गए ग्राउंड में सारी टीम, उन्होंने कहा यार इस जगह से दोबारा गोल मिस करो। तो ही ट्राइड 10 टाइम्स अच्छा। बट ऑल वेंट इन, कोई बाहर नहीं गई। ठीक है, बात अल्लाह की नहीं मर्जी अल्लाह थी। की मर्जी नहीं थी। तो वो हम इसी तरह जैसे लास्ट वर्ल्ड कप लाहौर में हम हार गए, अगली दफा फिर उन्हीं से जीत गए, उन्हीं से और ऐसे तो जीत ये गए। अल्लाह की मर्जी थी। जी बिल्कुल, अब थोड़े से मसाइल और इन चीज़ों की तरफ भी आते हैं। क्यों नहीं जी। जिस तरह का आपके कैरियर की बात की, आप माशाल्लाह उन प्लेयर्स में से हैं जिसने सब कुछ ही देखा, एज ए मैनेजर भी, एज ए हेड कोच भी। तो एज ए ख्वाजा जुनैद क्या ज़्यादा आपने इंजॉय किया एज ए कैप्टन, टीम का मेंबर होते हुए प्लेयर के तौर पे, या कोच या कैप्टन, किस तरह आपको लगता है मैनेजर, किस रोल में आपको ज़्यादा मज़ा आया? यार मैं बताऊँ टू बी ऑनेस्ट, जो आप एज ए राइटर एंजॉय करते हैं ना, एज एन इंडिविजुअल, जी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जब मैं खेलता था ना तो वो एक डिफरेंट प्राइड थी कि आपको पता है यार मैंने अपने किरदार को किस तरह बेहतर करना है, मैंने गेम को कैसे बेहतर करना है, एंड देन हाउ आई कंट्रीब्यूट एंड डिलीवर। मेरी सोच ये होती थी एज एन इंडिविजुअल, बट एज ए कोच आपका पूरे 25 लोगों का ग्रुप होता है, और उन 25 लोगों को अंदर हारमोनी पैदा करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इम्प्लीमेंट करवाना, जब तक उन प्लेयरों के अंदर एज एन इंडिविजुअल वो सलाहियत नहीं होगी तो यू विल बी ए नेवर सक्सेसफुल कोच। जी ट्रू। ठीक है, तो ये बदकिस्मती हमारी रही है कि हम लोग एज एन इंडिविजुअल हमें बेहतर होने की ज़रूरत है, तो हमेशा एज ए इंडिविजुअल इंजॉय किया। लेकिन आप देखें प्राइड ही जो है ना वो इंजॉयमेंट होती है, याद रखें। एज ए कोच हमारी प्राइड्स बहुत कम है। 2010 में हम एशियन, लेकिन वो रोल ओबियसली डिफरेंट हो जाता है आपके बच्चों के लिए, एज ए टीचर वाले रोल में आ जाते हैं। अच्छा, मसाइल की मैंने बात की, हम जिस तरह मैंने कहा कि सारे टाइटल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की दुनिया में रिकग्निशन हॉकी ने की, 4 दफ़ा के अभी भी हाईएस्ट वर्ल्ड चैम्पियन हैं हम। अनफॉर्चुनेटली अब क्वालिफाइंग राउंड भी नहीं खेल पाते, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते। ओलंपिक की क्वालिफिकेशन होनी थी प्रो लीग के लिए, प्रो लीग के लिए जो फंड चाहिए था प्रॉब्ली 7-8 करोड़ था, वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया, उल्टा हमें फ़ाइन हुआ। हमारी जगह भारत ने पार्टिसिपेट किया, वो फिर बाद में पार्टिसिपेट करके सिल्वर ले गया। मेरा
मैं अभी भी हमेशा अपने शो में कहता हूँ, जितने भी आप लोग आते हैं, कि इससे बड़ा क्राइम हॉकी के साथ नहीं हो सकता कि आपने इतने थोड़ी अमाउंट, अगर मेरे जैसे बंदे को कहा जाए तो शायद मैं किसी से मांग के कुछ करके हॉकी के लिए, क्योंकि लाखों करोड़ों अभी भी चाहने वाले हैं हॉकी को जो इसको फैसिलिटेट करते हैं, बट ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई। दूसरा, फिर वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन थी, एशिया कप हो रहा था और उसमें हमारा 12वां खिलाड़ी चला जाता है, 12वां खिलाड़ी जाता है और कोई ब्लेम अपने पे लेने को तैयार नहीं होता, मलबा सारा आप पे डाल दिया जाता है। ख्वाजा भाई अभी एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आप इस पर डिटेल आपसे डिस्कशन करनी है। नाज़रीन, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम ख्वाजा जुनैद से बात कर रहे थे। ख्वाजा भाई, शॉर्ट आपने भी सुना, हमने भी सुना। पहले अगर मैं इसका आंसर लेने से पहले अगर आप उस पर कुछ कहना चाहें, जो पहले प्रो लीग का मसला था जिसमें फ़ंड नहीं मिल सके, तो कुछ ऐड करना चाहें उस बात में आप। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रो लीग से हमें किसी सूरत भी आउट नहीं होना चाहिए था, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस, यू नो। वो उस जैसे आप जैसे बंदे ने कहा यार मुझे बता दो तो मैं अरेंज कर लेता, नहीं समझे। जो लोग उस टाइम बैठे हुए थे, उन्होंने क्यों नहीं कोशिश की? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि कुछ भी होता या अरेंज करते या रिजाइन कर देते। कम से कम मुल्क में शोर पड़ता कि यार एक छोटी सी चीज के लिए टीम जो है, आज अगर हम प्रो लीग खेल रहे होते तो पाकिस्तान टीम टॉप 10 के मीडिया पे अगर हाईलाइट की जाती, बात बताया जाता तो वेवेला मच जाता, कुछ ना कुछ तो जरूर होता। क्यों नहीं किया गया, ये एक क्वेश्चन उठता है कि उस वक्त के जो भी लोग थे उन लोगों को चाहिए था कि ये बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके पाकिस्तान को, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान तो आता नहीं था प्रो लीग में, बड़ी फाइट के बाद पाकिस्तान को उन्होंने डाला कि पाकिस्तान इंडिया के बगैर हॉकी कंप्लीट नहीं होती, तो मैं उस पर ऐड कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से कि उसको एज ए मैं समझता हूँ कि ग्रांटेड लिया गया, वो एक बहुत बड़ा हमारा तो मेरा ख्याल है उसके बाद हम कम से कम हॉकी में हमें जो डेंट पड़ा है, जो 5-6 साल हमें पीछे फेंका गया है, ये बहुत बड़ी जाती है। अब सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट हमने सुन ली, आप पे तनकीद हुई, आप पे ही बैन लगा, आपको फाइन किया गया, फिर एक कमेटी बाद में बनती है, वो भी बाद में ख़त्म करके आपको उसमें से निकाल दिया जाता है। खुद आप बताइए, हम नहीं इसमें आपसे जानना चाहेंगे ये क्या सब कुछ हुआ। इरफान, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा मेरी फैमिली जो है वो अल्लाह की रहमत से पिछले 6 to 7 डेकेड से पाकिस्तान की ग्रास रूट पे खिदमत कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बेलॉस कर रही है और एक दबा नहीं है, नेवर। बिल्कुल, मेरे वालिद साहब से लेके मुझ तक कभी किसी ने उंगली उठा के भी बात नहीं की है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ हॉकी टेक्नोक्रेट, मतलब मैं अगर अभी मैं मैचेस की तादाद देख रहा था 171, ये मेरे तकरीबन 350 मैचेस हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और 350 मैचेस है, मुझे कोई रेड कार्ड ही नहीं है। क्या बात। मेरा समझ, कोई पेनल्टी नहीं है, मेरे कैरियर पे कोई ऐसा धब्बा नहीं है, ना मुझे कोई बैन किया गया, ना मुझे कोई सजा दी गई, ठीक है। ये मैं समझता हूँ। अच्छा, उसमें जिस तरह एक्मैन की स्टेटमेंट्स हमने सुनी, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इसमें एलेबोरेट किया कि ये ह्यूमन एरर और प्लेयर ने खुद जाना होता है, हमने प्लान डिफाइन किया होता है और इस तरह होता है। और बाकी मैंने आपके अलावा भी जिन लेजेंड्स को बुला के ओलंपियंस का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी कहा कि ये ह्यूमन एरर के अलावा कुछ नहीं है, किसी एक बंदे को पेनलाइज करना। और अगर इन जनरल मैं देखूं मैनेजर के रोल को, अगर हम क्रिकेट के अंदर देखते हैं, बाकी स्पोर्ट्स में देखते हैं, तो वो मैच से पहले उसका रोल होता है। उसका रोल होता है एकोमोडेशन के लिहाज से, बाकी टीम का कोड ऑफ कंडक्ट के लिहाज से, बाकी जितने भी लुक आफ्टर करने के लिहाज से। वंस यू आर इन द स्टेडियम, इन द ग्राउंड, तो वो तो सारा का सारा रोल कोच का स्टार्ट होता है। जैसे एकमन साहब ने भी कहा, ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी थी तो मेरे पे थी, तो कि क्या ये डेलिबरेटली आपको लगता है प्लानिंग करके सारा मलबा आप पे डाला गया? इसकी थोड़ी सी मैं स्टोरी शेयर कर देता हूँ। आसिफ आजा जब सेक्रेटरी थे तो उन्होंने एकमैन के जब ये स्टेटमेंट थी तो उन्होंने कहा कि इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। उन्होंने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया और आई रिजाइंड। मैं एज ए मैनेजर काम करना चाहता ही नहीं था, क्योंकि एज ए कोच मेरी एबिलिटी है, मैं जाके ये टिकट्स, फ्लाइट्स, खाने, बस अरेंज करना, ये मेरा रोल नहीं था। तो आई मैनी टाइम आई टोल्ड हिम कि यार मैं इस ओहदे पे नहीं काम करना। बिल्कुल ठीक। इन शॉर्ट आई रिजाइंड। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था किसी किस्म का, जी मैं ये हो जाएगा बाइक और रिजाइन। उसके बाद ये वाकया 22 मई का है और उस फेडरेशन क्योंकि डी नोटिफाई थी जी, इसलिए मैंने इनको जवाब देना समझा ही नहीं कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट ही नहीं मान रही है तो उसके किसी भी पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। नाउ दे आर आंसरेबल, जब ये जाएंगे तो दे आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरीथिंग। जो जो उन्होंने लेटर निकाले, जो जो लिखे हैं वो दुनिया आपका ख्वाजा भाई मानना यही है कि ये ह्यूमन एरर था जो हुआ? देखिए 100% ह्यूमन एरर है, ठीक है। इसकी कोच ने बैठ के सारी तहकीक की, वो जबान से जीतना चाहता था हर प्लेयर, हर मैनेजमेंट का बंदा, उसमें हुआ, बाकी मैचों में क्यों नहीं हुआ जी, ठीक है ना जी। अगर मैं एज ए कोच या
ये एक्मैन की कैरियर में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ, तो ये ह्यूमन एरर होता। अभी ये वर्ल्ड कप जो ये ओलंपिक्स हुई हैं, जी जापान कोरिया के मैच में जापान के 12 प्लेयर खेल रहे थे, उन्होंने तो अपने किसी कोच मैनेजर को बैन नहीं किया। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कॉमन है। ये आप उसमें देखें। और मेरा ख्याल है अगर करना भी था तो उस प्लेयर पे सबसे ज्यादा ऑनेस्ट सर रिस्पांसिबिलिटी रियो आती है, ओलंपिक्स में आपको शेयर उस लड़के पे आता है कि जिसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, कभी लड़का बाहर नहीं आ रहा, वो कैसे अंदर जा रियो सकता है। ओलंपिक्स में जर्मनी और अर्जेंटाइन का मैच था। उस समय अर्जेंटाइन के 12 प्लेयर खेल रहे थे और अर्जेंटाइन ने गोल किया, नहीं पता चला अंपायर को, और अर्जेंटाइन जीत गया वो मैच। ओह। ठीक है, बाद में पता चला कि जीत 12। तो ये एक कॉमन एरर है और इसके ऊपर कभी किसी को पेनलाइज नहीं किया जाता। तो ये एक ज़ातियात थी। 26 जनवरी को मुझे प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में ऐड किया जाता है, जी ठीक है, और 30 जनवरी में मेरे बैन लगा देते। एक दिन पहले लेटर निकालते हैं जी, इंक्वायरी हाँ, करते इंक्वायरी हैं, और कमेटी 30 जनवरी को बैन लगा देते हैं। अगर मैंने कोई गलती की थी तो तो ये मई का वाकया था 22 का, जी तो आप मुझे जून में जुलाई में बैन लगा देते यार, पर मेरी ही गलती थी। ठीक है, आप 1 साल के बाद आके बैन लगाते हैं, तो ये जगत तो आपने गवर्नमेंट लेवल पे पीएम साहब से या किसी से बात करने की, अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश नहीं की? सर ये मैसेज एक ही जगह कन्वे होता है, मैं बताऊं, वो है अल्लाह की ज़ात। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है, सब लोगों का होगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी के ऊपर तोहमत लगाते हैं और तोहमत या इल्ज़ाम लगाते हैं जिसकी कोई आपका तहकीक नहीं है, वो स्टेट में अगर आप चुप रहते हैं तो वो अल्लाह ताला उसका जवाब लेता है। मेरा अल्लाह इनसे जवाब लेगा। ठीक है, मेरा आज मुझे आप बुलाया, मैं आ गया हूँ, अदरवाइज मुझे बेशुमार चैनल्स हैं जिन्होंने कहा है, मैंने कहा नेवर स्पीक टू एनीवन। मैंने कहा ठीक है चलते, आपने कहा नहीं आप आए मेरे साथ बैठे, आपने अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँ आपको, आप हमारे हीरो हैं, हमारे लेजेंड हैं, हम इसको ऑन करते हैं। मैंने एक कोशिश की, काविश की, अभी भी मैं उस पर गामजन हूँ कि अपने लेजेंड्स को भी बिठाया जाए और दूसरी साइड पे हम हॉकी फेडरेशन के कर्ता धर्ता को भी बिठाएं, जो भी स्टेक होल्डर हैं वो भी बैठे। आप कल बुला रहे हैं, कल मैं उसका जवाब, मैं ऑन एयर हाँ। इसका जवाब दे देता हूँ आपको कि हॉकी फेडरेशन ने आप लोगों के साथ बैठने से इनकार कर दिया। क्यों? ठीक है, उन्होंने कहा जी हम इन लोगों के साथ नहीं बैठ सकते। अब मैं इसीलिए लाइव इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ कि उन्होंने इनकार कर दिया। उनको मैंने बड़ी समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश की, उन्होंने अपनी रिजर्वेशन शो की, हमें इनसे ये मसला था, इनको ये मसला था। मैंने कहा अगर आपको मसले थे, इसी मसलों को तो हल करने के लिए हम सामने बिठा रहे हैं, ताकि इनडायरेक्ट जो एक कोऑर्डिनेशन आगे पीछे से चलती है वो खत्म हो, और हर्डल को ब्रेक करके जब फेस टू फेस बैठे होंगे तो देन यू विल गेट द रेमेडी। सर देखिए, ऑलरेडी इसके ऊपर ये चैप्टर क्लोज हो गया हुआ जी। ये तो आई डोंट नो कि इनके जहनों में क्या है, मेरे से क्यों खाइफ हैं, मैंने कौन सा ऐसा कोई क्राइम किया कि इतना डरते हैं लोग। ठीक है, कि ना मेरे और भी तो लोग थे, मतलब वसीम मेरे साथ मैनेजमेंट में, तो उस पर बैन लगा देते, उससे तो पूछा भी नहीं। इन्होंने किसी प्लेयर से इंटरव्यू नहीं लिया, इसने किसी मैनेजमेंट से तहकीक नहीं की, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर। मैं तो कह रहा हूँ उस लड़के से जो प्लेयर गया, उससे क्यों किसी ने बात नहीं की? उससे फोन करते, उससे पूछते, उससे बुलाते हैं कि भाई तुम्हें किसकी इजाजत है। लेट्स सपोज 1% अज्यूम कर लें कि वो प्लेयर आके कहता है जी मुझे ख्वाजा जुनैद ने कहा था कि तुम जाओ। अगर वो लड़का ये कहता है तो फिर तो आप समझते हैं, या वो कोच का नाम लेता है, जिसका भी लेता है, XYZ का, जब वो उस नहीं ले रहा, किसी ने कहा नहीं, कोच दूसरी तरफ से स्टेटमेंट ये दे रहा, हमने सुनी ली, कोच कह रहा है कि अगर जिम्मेदार हूँ तो मैं हूँ क्योंकि मैं ही लुक आफ्टर कर रहा था, तो ये तो फिर विदाउट बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ आ जाती है कि आपको ठहराया जा रहा है। इरफान, मैं आपको यहाँ पे चीज़ बताऊँ, जो मेरी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक कभी करंट प्लेयर जो खेल रहा होता है वो फेडरेशन के खिलाफ नहीं बोलता। मेरी खुशकिस्मती, जब इन्होंने बैन लगाया तो पूरी पाकिस्तान टीम जो सीनियर प्लेयर थे, हर किसी ने कहा कि ये ज्यादती की है, इसमें ख्वाजा जुनैद का कोई कंसर्न ही नहीं है। मेरे मोबाइल में सारे वो इंटरव्यूज़ हैं जो प्लेयर्स ने ऑनलाइन किए हुए हैं। आप यकीन करें कि मेरे लिए बहुत है, और मैंने जैसे पहले कहा, मैं इस केस को लोगों के हाथों में नहीं देता, अल्लाह की अदालत में दिया हुआ है। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह देखिएगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जरूर सरकरू होंगे। अच्छा, थोड़ा सा भी एक रिसेंट हमने सुना, ख्वाजा असद साहब ने भी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी डिटेल में बात की। उन्होंने ख़ास तौर पे जो हमारे प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर खालिद खोखर साहब, उनके वाले से बात की कि वो इतने सालों से हैं, हॉकी कंटिन्यूसली नीचे जा रही है, और पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ भी उन्होंने कहा कि इसको रेफ़र करना चाहिए और साथ तमाम मसाइल का हल देखें। आप क्या देखते हैं, कौन असल में ज़िम्मेदार है? ये करंट फेडरेशन है, कौन ऐसे, अगर आप खुल के 2-3 नाम लेना चाहें जिनके लगता है मैं तो ज़िम्मेदारी? खुल के एक बात करता हूँ। देखें, मैंने जैसे पहले बात की ना, आप छोड़ दें हम हार रहे हैं जीत रहे हैं, लेकिन हम एक जगह फंस गए हैं, हम वहाँ से निकलने की तैयारी कैसे कर रहे हैं? हमने क्या किया? चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी है, मेरा एक ही कंसर्न है एज ए टेक्नोक्रेट। आप किसी भी लेजेंड को या किसी भी हॉकी को या किसी स्पोर्ट्स से बंदे को बुलाएंगे, वो कहेंगे जी हमने ये रास्ता इख्तियार किया है और इसमें ये हमारे प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम यहाँ पर होंगे। ठीक है, ऐसा कोई प्लान मुझे बताएं है हमारे पास? हमारे पास कोई प्लान नहीं है। हम कभी एक्मैन को, कभी ख्वाजा जुनैद को, कभी ताहिर ज़मान को, तो कभी ऑल्टमैन को, तो कभी मिशेल को,
हम लोग शॉर्ट टर्म्स के ऊपर, शॉर्ट कट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। आप ज़रूर करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के बगैर आप नहीं कामयाब हो सकते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि इसका इस तरह का हमारे पास कोई प्लान नहीं है। और फिर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एक नहायत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर जो एज है ना, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर हम बड़ी मार खा रहे हैं। हमारे यहाँ हर तरह के सर्टिफिकेट्स बन जाते हैं, तो हमें इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। इन शॉर्ट, जो हमारी मौजूदा फेडरेशन है, मैं समझता हूँ जिस तरह के इन्होंने इलेक्शन करवाए, मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। आज आप बैठे हुए हैं, आपकी टर्म है, तो आप अगले 4 साल का सोचते हैं कि यार वो मैंने कैसे जीतना है। वो अल्लाह के बंदो, आप अपनी मेहनत करें, आप कामयाबियाँ लाएं, लोग खुद आपको कहेंगे भाईजान आप बैठे, आपने जाना नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। मैं यहाँ पर अहल शरीफ साहब की मिसाल देता हूँ। हमारे आर्मी चीफ थे, जनरल थे, हर पाकिस्तानी खुश था और उन्होंने माशाल्लाह एक इंतहाई अहम काम किया। ठीक है, और हर बंदा चाहता था रुकें। ये एलिमेंट आना चाहिए हर इंडिविजुअल के अंदर। वी आर पाकिस्तानी, वी आर प्राइड। हमारी हॉकी जो है, इसके अंदर मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के ब्लड में है, कोई गेम ब्लड में नहीं है। हाँ, हम जहाँ कहीं जाते हैं, आपकी जो नेशनल स्पोर्ट्स बनने की या कोई भी नेशनल होती है, जैसे हम बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर आपका नेशनल टीवी डिफ़ॉल्ट की तरफ गया तो उसको बचाने के लिए आपने बिलों के अंदर ऐड कर दिया। आप टूल प्लाजा में ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चले आप उसका लेते हो, आप सुई गैस के अंदर कर दें, पानी के बिल के अंदर कर दें। मेरा ख्याल है कोई भी पाकिस्तानी 40-50 रुपए देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी नेशनल स्पोर्ट्स को बचाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही सिर्फ लाहौर में कर दें, कहीं ना करें। हाँ। आप पंजाब में कर दें, सिर्फ शहरों में कर दें, बड़े शहरों में कर दें, या और उसकी भी एक बार लगा दें जिसका बिल 10,000 से ऊपर है, आप नीचे वो 100 रुपए डालें, उस पर 100 रुपए डाल जी दें। हाँ, देखिए ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि विद प्लानिंग है, लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं अगेन यही करूँगा कि पैसा भी आ जाए, लेकिन आपके पास कौन सा रोड मैप है ऐसा कि जिसके जरिए हम चल के टॉप पे जाएंगे, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये रोड मैप और वे फॉरवर्ड मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछता हूँ, उस पर फिर हम डिटेल में बात करते हैं। नाज़रीन कहीं ना जाइए, हमारे साथ से अभी मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम ख्वाजा जुनैद से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। ख्वाजा भाई, वे फॉरवर्ड ये क्या, इसका सलूशन क्या है? क्योंकि आप उन प्लेयर्स में से जो हर जगह पे खेले और हर जगह पे काम भी किया था, कोच भी काम कर लिया, एज ए मैनेजर भी कर लिया, अकेडमी भी रन कर रहे हैं, तो सलूशन तो बता दें इस कौम को कि क्या किस तरह, क्योंकि मैंने कई लेजेंड से बात की, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा जी इसका अब कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमेशा नाउमीदी नहीं है। हर कोई चीज़ दुनिया में नामुमकिन ही, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान पाक में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीज़ें करके दिखाई हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास एक ही मॉडल है, मैं हमेशा उसको कहता हूँ 4 C's मॉडल। अब ये इसमें भी एक सी जो है ना, वो हमारे एक बहुत बड़े हस्ती थे, उन्होंने ऐड किया। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले फर्स्ट सी इज़ फॉर स्टैंड फॉर करेक्टर जी, एंड देन आपकी आ जाती है कॉम्पिटेंसी, देन आपकी आ जाती है कंट्रीब्यूशन, एंड देन करेज। क्या बात। ये 4 C's फार्मूला इंप्लीमेंट करना चाहिए आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और प्लेयर्स की सिलेक्शन के ऊपर। सबसे पहले एक पूल इकट्ठा करना चाहिए पूरे पाकिस्तान से, जिसकी एज होनी चाहिए बिलो 15 साल से नीचे होना चाहिए। ठीक है, जिनकी एज पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए, जेन्युइन एज के आना चाहिए। आफ्टर 4 years दे विल बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान जूनियर टीम, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ईयर वो पाकिस्तान सीनियर टीम होगी। तो अब इस रोड मैप के साथ चलना चाहिए। उनको कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ डेवलप करना चाहिए कि कब सोना है, कब जागना है, डाइट क्या लेनी है, गुफ्तगू क्या करनी है, उन्होंने कब बाहर जाना है, कब आना है, उनको मिलेगा कौन। वो बच्चे जैसे मुर्गियों का शेड नहीं होता, कंट्रोल ट्रेनिंग कराते हैं अपने बच्चों की, मतलब हर चीज़ आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो ग्रुप जो है ना, वो दुनिया को जीत सकता है। बिल्कुल ठीक। अगर हम कहेंगे ना कि कोई ओवरनाइट, और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ये तो आपने चले एक ओवरऑल आपने गाइड किया, दूसरा बताइए कि जो मॉडर्न डे हॉकी है, जो हमारी एक अपनी क्लास थी, जिस तरह हम ड्रिलिंग के थ्रू और डॉज करके एक बॉल को लेके जाते थे, और जिन्होंने आके काउंटर किया यूरोपियन कंट्री ने, खासतौर पे मैन टू मैन मार्किंग वाला जो सिलसिला कार लेके आए, तो मॉडर्न डे हॉकी को भी काउंटर करना ज़रूरी नहीं, आप समझते कि हम अपनी स्किल्स के साथ इसको भी करना पड़ेगा? सर देखिए, अडॉप्ट करेंगे तो आप मैनेज कर पाएंगे। मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप क्रिकेट की एग्जांपल दूँ ना तो इजी हो जाएगा। आजकल वैल्यू किसकी है? गुड फील्डर, गुड बैट्समैन, ठीक है जी, और इवन गुड बॉलर, ऑलराउंडर्स की। इसको जिस टीम में ऑलराउंडर्स ज़्यादा है वो टीमें जीत रही हैं, आप देख लें पूरी दुनिया। सिमिलरली अब हॉकी में भी ये आ गया, पहले था ना फॉरवर्ड तो डिफेंस नहीं, अब वही जीत रहा है कि जो प्लेयर ऑलराउंडर है, जिसकी डिफेंस अच्छी है, अटैक अच्छा है, जिसका टैकलिंग क्लियरेंस अच्छी है, वो रिक्वायर्ड है टीम को, वो आगे अटैक भी करे। पूरी दुनिया में इस वक्त डिफेंडर नहीं है, वो समटाइम देखें गोल कर रहा होता है। अगर जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, स्पेन को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देखें,
तो इनके डिफेंडर गोल कर रहे होते हैं और अटैकर डिफेंस कर पीछे रहे आ होते जाते हैं, हैं, ठीक हाँ, है। बिल्कुल तो ऐसे ही। मॉडर्न डे हॉकी ये है इस वक्त, ठीक है, कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इम्प्लीमेंटेशन एज ए ग्रुप, नॉट एज ए इंडिविजुअल, वो अगर आपकी डेवलपमेंट हो जाए हर प्लेयर की, तो आप अभी भी फाइट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ इस वक्त इस लेवल की ग्रास रूट के ऊपर कोचिंग है ही नहीं। जब प्लेयर एक पुख्ता होके टॉप पे आता है तो उसके अंदर ये मिसिंग एलिमेंट्स हैं, उसको नहीं पता हाउ टू टैकल, व्हेन, वेयर, ये समझे, स्पोर्ट कहाँ से आएगी, स्पोर्ट कैसे और करनी उसकी है। एक और, अगर हम अपने मैचेस को क्लोजली देखें ना, तो दो चीज़ें नज़र आती हैं। पहले 2 हाफ हम अच्छे खेलेंगे, लड़कों में शायद एनर्जी लेवल ज़्यादा होती है, गोरे 4 के 4 हाफ एक तरह के खेल रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ लेवल, उनकी फिटनेस, उनका एनर्जी लेवल इंटैक्ट रहता है। हमारे लड़के शुरू में अच्छा खेलते हैं, बाद में हम देखते हैं कि आखिरी 2 हाफ में ज़्यादा गोल खा लेते हैं। जब अभी आए ना तो हमारे साथ, मेरे साथ एक हमारे थे ट्रेनर आबिद अमीन साहब, तो हमने मिलके प्लेयर्स की टेस्टिंग की कि प्लेयर्स जो हैं, ये कल्चरल प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि उनका जो क्लाइमेट है, ठीक है, और उनकी जो डाइट्स हैं वो सारी जेन्युइन है। दूध या दही, बिल्कुल ठीक बात। हमें प्रॉब्लम, हमारा बच्चा 2 गिलास से दूध पीता है तो उसको शायद उसमें 5% में मिलता, दही अच्छा नहीं है, फिर पोल्यूशन इतनी है, फिर जो हमारी एनर्जी रिलीज है, आप अगर 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग करते हैं तो आप 100% आपकी एनर्जी बर्न हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने नेक्स्ट मॉर्निंग फिर ट्रेनिंग करनी, शाम को 7 बजे खत्म कर रहे हैं, 5 बजे फिर ग्राउंड आना आपने, आपके पास 12 घंटे 13 घंटे के बीच में टाइम है, तो क्या आप अपनी एनर्जी को रिकवर करके आ रहे हैं? हमने इसके ऊपर किया, हमने प्लेयर्स का शुगर लेवल लेके बिफोर ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग, तो फिर हमने डाइट सजेस्ट की, बट इट्स ए लॉन्ग प्रोसीजर। जी बिल्कुल ऐसे ही। साइंस जैसे आपने बात की, साइंस को ऐड करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को ऐड करना जी पड़ेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और जुनेद भाई, बड़ा एक मसला आप लोगों के ऊपर एलिगेशन आता है, जिस पे मेरा भी कंसर्न है कि आप सारे डिफरेंट जगहों पे तो ओपिनियन देते हैं सारे ओलंपियन, और जिस तरह आप सबकी, आपका और आपसे पहले वाले पूल की बड़ी फतूहात हैं, और जिस तरह आप लोगों ने हॉकी को लिफ्ट करके रखा, पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। अब मसाइल इंडिविजुअली तो बात करते हैं, कभी इकट्ठे नहीं बैठते और एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। जो बोर्ड में होता है, फेडरेशन में होता है, वो चुप कर जाता है, जो बाहर बैठे होते हैं उस पर तनकीद करते हैं। कभी भी किसी फोरम पे उन्होंने ये काविश नहीं की, कोशिश नहीं की, जिस तरह मैं कोशिश कर रहा था कि इस तरह की, और अब इंशाल्लाह हम ज़रूर उसमें करेंगे दोबारा। तो आप लोग क्यों नहीं इकट्ठे होकर कोई सोल्यूशन निकालते? क्योंकि हॉकी से आप लोग बने, हॉकी से पाकिस्तान की पहचान बनी, तो अब उसका सोल्यूशन आप लोग मिलकर क्यों नहीं निकालते सारे लोग? सर देखें, ये चीज़ तो मैं समझता हूँ आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। जैसे आपने भी प्रोग्राम से पहले कहा कि आप सारे लोगों को इकट्ठा करके तो एक शो करना चाहते हैं, तो ये इसी तरह की मैं समझता हूँ कि सोच होनी चाहिए। ये जो जर्नलिज्म है वो है क्या, लोगों को पता होना चाहिए, आगाही देना है जी, एग्जैक्टली, आगाही देना और चीज़ों को हम करना, अब हम लाना, तो ये आपका एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। अब हमारी बदकिस्मती क्या है कि खुद ही ग्रुप बना दिए जाते हैं, वो गलत है। आप मेरे उठा के कैरियर देख लें कि मेरी, देखिएगा मेरी कितने लोगों पे तनकीद है। अगर मैंने कोई गलत काम कर भी दिया मिसाल के तौर पे, तो हम कमरे में बैठ के हल नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको पब्लिसाइज क्यों किया जाता है? हाँ, ठीक है ना। और मेरे अंदर पेशेंस है कि मैं अपनी इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने कभी आपके इस चैनल का, मैंने कभी अपने मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला किसी के बारे में, मेरे पे इतने इल्जाम लगाए, इतना कुछ किया गया, क्योंकि मैं अंदर से, आप पहली दफा मेरे ख्याल है किसी भी फोरम पे आके बात की है, फर्स्ट टाइम, तो मैं इसलिए इकट्ठा होके बैठना जरूरी होता है। अब बेशक आप गलत तरीके से ओहदेदार बन गए हैं, और भाईजान आप गलत बन गए तो आगे काम तो अच्छे कर लें। वो गवर्नमेंट का ओहदा है, मतलब आपकी पर्सनल जागीर तो है नहीं है, आप आंसरेबल है, आप आंसरेबल है जी। हम लोग पब्लिक ऑफिस जब आप होल्ड करेंगे तो यू आर आंसरेबल। मैं ये कहूँगा आप जैसे मर्जी आगे, लेकिन आगे जो आपके रोल है ना, वो इतने पॉजिटिव होने चाहिए कि दुनिया के आपसे बेहतर बंदा ही कोई नहीं, ठीक है। तो वो आगे ऐसा नजर आता है कि जैसे जिस तरह आप आए हैं उसी तरह के आप काम कर रहे हैं, ठीक है जी। सिंध गवर्नमेंट ने हमें पैसा दिया तो उनके प्लेयर टीम में होने चाहिए, कैम्प में होने चाहिए, ये तो रोल है कि जो पैसा दे दे उसका बंदा टीम में डाल। वो तो हमारा पॉलिटिकली ये देख लें या जनरल देख लें कि जो पिछलों पे बात करके सब आगे की जलने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मत ये मैं समझता हूँ, देखें ये गुड्डी गुड्डे का खेल खत्म होने चाहिए। जो नेशनल प्राइड्स हैं, मैं आपके चैनल से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नेशनल प्राइड्स हैं उनसे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चाहे कोई भी इंसान हो, जितना मर्जी मजबूरी हो, उसके साथ क्यों। देखें अभी अरशद नदीम की मिसाल देता हूँ, उसने जेवलिन मारा या नू बाट ने वेट उठाया तो पूरा पाकिस्तान ऑन टॉस था। ऐसे ही हर पाकिस्तानी प्राइड फील कर रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। आपको हुब्बुल वतन होने के बनाने के लिए स्पोर्ट्स अहम रोल अदा करता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो अगर शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा या हसन ज़ार ने गोल किया है तो पूरा पाकिस्तान ऑन टॉस होता था यार। ऐसा ही है। तो ऐसे मौके में लाने चाहिए। अगर हम साल में इस तरह के 20 मौके लाएंगे तो ये कौम बनेगी ना।
बिल्कुल बनेगी। और आप ये देखें कि हमारा जिस तरह का एक टेंस माहौल है और जो सारी चीज़ें सर्कमस्टांसिस के अंदर, आपने पॉजिटिव या प्लेयर लेना कहाँ से है? आपने अपने यंगस्टर को मैसेज क्या देना, जो यूथ आज आपकी बड़ी हो रही है और जिसके पास सिर्फ मोबाइल या इंटरनेट के अलावा कोई दूसरा सोर्स नहीं है। वो जब तक ग्राउंडों के अंदर थे, खेल तक थे। बड़ी वो जापानीज़ एक खूबसूरत कहावत है, उसका उर्दू ट्रांसलेशन ये है कि जिन मुल्कों के खेल वीरान होते हैं उनके अस्पताल आबाद होते हैं, जिनके ग्राउंड खाली होती है, खाली होती है, वो हॉस्पिटल भरे होते हैं जी। जहाँ कानून की बालादस्ती नहीं होती वहाँ जेलें भरी होती हैं। जेलें भरी होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसकी कंप्लीशन ये है। तो आपने इस पे एक गवर्नमेंट लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, और मेरा बड़ी ये ख्वाहिश है और हम इंशाल्लाह आप जैसे लोगों के साथ, ताहिर भाई, शहबाज अली को मिला के हम कोशिश करेंगे कि इसका किसी तरह वे आउट बनाएं और आप लोगों के साथ बिठा के कोशिश करेंगे दूसरी तरफ वो भी बैठे। सर अपने आप से बाहर निकलें। मैं आपके इस चैनल से पूरी कौम को मैसेज देना चाहता हूँ, अपने आप से बाहर निकलें। ये आज़ाद मुल्क है, आज़ादी को एंजॉय करें, ठीक है। उसके बाद हमेशा पेशेंस हमारा दीन ने, जब सिविलाइजेशन कौन लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह पाक ने में ये दी चीज़ें, ठीक है। अब एज ए नेशन हमें पेशेंस के साथ ग्रो करना चाहिए, चाहे हम स्पोर्ट्स मैन हैं, चाहे हम सियासतदान हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, किसी भी फिक्र हैं। ये मुल्क, मैं प्लेयर हूँ ना, पाकिस्तान की वजह से हूँ जी, बिल्कुल ऐसे। मैंने 28 मेडल जीते हैं। कहाँ से जीते मैंने? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से जीते हैं। तो लिहाजा हमें पेशेंस के साथ ग्रो करना है, हमें पेशेंस के साथ। अच्छा भाई, लास्ट नोट पे यंगस्टर के लिए, फैंस के लिए, या कोई भी मैसेज हॉकी के लिए देना चाहें तो ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म से दें। देखिए, मैं अभी जो बात कर रहा था मैं उसी को आगे लेके चलूँगा कि हमें, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ग्राउंड बनी होनी चाहिए। आपको पता क्या होता है, जब आप स्वेट आउट करते हैं तो आपके अंदर जितने नेगेटिव केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल, सब निकल जाते हैं। सब निकल जाते हैं। आपके अंदर पेशेंस आ जाती है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, आप प्लेजर फील करते हैं, आप हर किसी को हंस के मिलना चाहते हैं। तो प्लीज़ एक तो अपने आप को वर्कआउट में लाएं, मत देखें मेरी गरीबी छोड़ दें। एज ए ह्यूमन अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो उसको संभालें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में मैं एक एक कोना फिर के आया हूँ, इससे खूबसूरत खत्ता नहीं है। पाकिस्तान से खूबसूरत, जब वहाँ बारिश होती है तो खुशबू आती है। मैंने दुनिया के किसी मुल्क में ये खुशबू नहीं देखी। क्या बात, ठीक है। तो लिहाजा खुशबू से प्यार करें, इस मिट्टी से प्यार करें। हर पाकिस्तानी इस मुल्क की कामयाबी के लिए अपना रोल अदा करे। आप ये मत सोचें कि मुझे राइट, फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। यस, हम लोगों को ये आना चाहिए। मैं अगर प्लेयर था तो अगर मैं पाकिस्तान से 300 करीब मैचेस खेला हूँ तो मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि सबसे बेहतर रहूँ। तो उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, रातों को तहज्जुद पढ़नी पड़ती है, कुरान पढ़ना पड़ता है, अल्लाह के नबी, ये कुरान से मोहब्बत करनी पड़ती है। एम्बेसडर होते हैं जी अपने कंट्री के, तभी प्राइड आती है। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करनी पड़ती है, माफ़ी मांगनी पड़ती है, माफ़ करना पड़ता है, इखलाक अच्छा रखना पड़ता है, माँ बाप की खिदमत करनी पड़ती है। तो चीज़ें लाए अपने अंदर। इंशाल्लाह जी। ये जो मैसेज आपने खूबसूरत दिया है, यंगस्टर इसको फॉलो करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आप जैसे लेजेंड्स को सामने शोकेस किया जाए, क्योंकि आप हमारे हीरो हैं। और तो हीरो को जब पूरी नेशन सुनती है तो ओबियसली उसको फॉलो करती है और रोल मॉडल के तौर पे उसे अपनाती है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे फ्यूचर में जो उस काविश का मैंने पहले जिक्र किया उसको हम कंप्लीशन के लिए, हॉकी की बेटरमेंट के लिए आप लोगों को दोबारा ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने ख्वाजा जुनैद की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। लास्ट नोट पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अपने हीरोज़ को वैल्यू करना है, उनकी कदर करनी है, ताकि वो इस मुल्क के जिस तरह उन्होंने नाम रोशन किया है वो अपनी डेवलपमेंट और इसको प्रोग्रेस करने के लिए अपना रोल अदा करते रहे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।